एक बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथों को देख देख कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो दर्द भरी आवाज में खुद से ही कह रही थी, हे भगवान, ये कैसा पाप मुझसे हो गया। मेरे सिर से ये बोझ कब उतरेगा? मुझे शांति कब मिलेगी? मेरे सिर से ये बोझ कब उतरेगा? मुझे शांति कब मिलेगी? उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही दृश्य आ रहा था। वो रात, एक भयानक और तूफानी रात। चारों ओर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और बिजली चमक रही थी। उसी रात एक बूढ़ी औरत एक नवजात बच्ची को किसी और के हाथों में सौंप रही थी। पर वो बच्ची कौन थी? वो बूढ़ी औरत कौन थी? और जो उस बच्ची को लेकर जा रही थी, वो कौन थी? इन तीनों के बीच ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था जो 25 साल बाद पूरे सूर्यनगर राज्य को हिला देने वाला था? सूर्यनगर एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य में एक रहस्यमयी खजाना था जिसकी रक्षा एक नागिन करती थी, जिसका नाम मनसा था। मनसा कई पीढ़ियों से उस खजाने की रक्षा कर रही थी। वो केवल उन्हीं लोगों को खजाने तक जाने की अनुमति देती थी जिनका दिल सच्चा होता था और जो उस खजाने का उपयोग जनता की भलाई के लिए करते थे। कोई भी साधारण व्यक्ति उस खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। वो खजाना केवल उसी को मिल सकता था जो सूर्यनगर के सिंहासन पर बैठने योग्य सच्चा उत्तराधिकारी होता। लेकिन अब तक सूर्यनगर को कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं मिला था। जो भी व्यक्ति लालच में आकर खजाने को लेने की कोशिश करता, मनसा उसे उस कमरे से बाहर नहीं जाने देती थी। बाद में राजा के सेनापति उसे पकड़कर राजा के हवाले कर देते थे। इसी प्रकार वो खजाना हमेशा सुरक्षित रहता था। सूर्यनगर के महाराज अशोक थे। वे एक बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छे राजा माने जाते थे। वे सदैव अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे और उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे। उनकी रानी का नाम कुसुम था। कुसुम के जीवन में इन दिनों बहुत ही खूबसूरत पल चल रहे थे क्योंकि उनके गर्भ का 9वां महीना पूरा हो चुका था। पूरा सूर्यनगर इस खुशी में डूबा हुआ था क्योंकि बहुत जल्द राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिलने वाला था। महल में उत्सव जैसा माहौल था और सभी लोग उस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दिन रानी कुसुम ने महाराज अशोक से कहा, महाराज, हमारी इच्छा हो रही है कि हम मंदिर जाकर अपने आने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करें। बहुत जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए हम आज ही मंदिर जाना चाहते हैं। महाराज अशोक मुस्कुराकर बोले, क्यों नहीं महारानी, हम भी यही चाहते हैं कि इन सुंदर पलों में हम भगवान का आशीर्वाद लें ताकि हमारा बच्चा सकुशल इस दुनिया में आए। पहुंचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारा बच्चा स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो और इस राज्य की जनता से प्रेम करने वाला, उनकी भलाई करने वाला एक अच्छा शासक बने। यही हमारी आपसे कामना है। प्रार्थना के बाद जब वे मंदिर से बाहर निकले तो वहाँ एक साधु बैठे हुए थे। दोनों ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम्हारा जो बच्चा होगा वो बहुत ही उज्जवल और महान होगा। फिर उन्होंने रानी को एक कमल का फूल देते हुए कहा, ये कमल का फूल बहुत ही दिव्य है। इसे हमेशा अपने बच्चे के पास रखना। भविष्य में यदि उसे किसी प्रकार की परेशानी हो तो इस फूल को उसके सिर से स्पर्श करा देना। उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी रोग क्यों ना हो, ये दिव्य कमल उसे ठीक कर देगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखना, ये कमल हमेशा तुम्हारे बच्चे के साथ रहना चाहिए। इसे एक वरदान समझना। इतना कहकर वो साधु अचानक अदृश्य हो गए। ये देखकर महाराज और रानी आश्चर्यचकित रहे। अब फिर वे उस दिव्य कमल को लेकर महल वापस लौटा। घड़ी आ चुकी थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। रानी कुसुम को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। रात का समय था। आसमान में काले घने बादल छा गए थे और तेज तूफानी हवाएं चल रही थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस खुशी के पल को धूमधाम से मना रही हो। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी प्रतीत हो रहा था जैसे वो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। काफी पीड़ा सहने के बाद आखिरकार रानी कुसुम ने एक संतान को जन्म दिया। पूरा सूर्य
सूर्यनगर खुशी से झूम उठा। राजमहल में उत्सव मनाया जाने लगा और राज्य की प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खुशी को अधूरा कर दिया। लोग खुश तो थे, पर उनके दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर और दुख भी था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कौन सा रहस्य इस खुशी के पीछे छिपा था? क्यों कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रहा था? महाराज अशोक की पुत्री का नाम तेजस्विनी रखा गया, जो आगे चलकर एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली बालिका बनने वाली थी। राजकुमारी तेजस्विनी अब अपने बचपन का भरपूर आनंद ले रही थी। वो बहुत ही चंचल और नटखट थी, सबको खूब परेशान करती और सबके साथ हंसी मजाक करती रहती। सूर्यनगर में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। वो बगीचा हमेशा चहचहाहट से भरा रहता था। राजकुमारी तेजस्विनी को उस बगीचे में जाना बहुत पसंद था। वो पक्षियों के साथ खेलती, उनसे बातें करती और उनके साथ समय बिताकर बहुत खुश रहती। देखते ही देखते समय बीतता गया और राजकुमारी तेजस्विनी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो 24 वर्ष की हो गई थी, समझदार, साहसी और दयालु। बस 1 वर्ष और बाकी था जब वो उस दिव्य खजाने तक पहुंचने के योग्य हो जाती, ताकि वो उसका उपयोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए कर सके। महाराज अशोक ने अपनी पुत्री राजकुमारी तेजस्विनी की सुरक्षा के लिए एक विशेष रक्षक नियुक्त किया था। उस रक्षक का नाम श्याम सुंदर था। वह रक्षक हमेशा राजकुमारी के साथ रहता था। वो जहाँ भी जाती, वो उसके साथ जाता। वह रक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि राज्य के मंत्री का पुत्र था। बहादुर, बुद्धिमान और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित। राजकुमारी तेजस्विनी को जंगल जाना बहुत पसंद था। जब भी उसका मन होता, वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल की सैर पर निकल जाती। उसके साथ उसकी सहेलियां भी होती और वो रक्षक भी हर समय उसकी सुरक्षा के लिए उनके साथ रहता। जंगल की हरियाली, पक्षियों की आवाज और ठंडी हवाएं राजकुमारी को बहुत भाती थी। वो वहाँ खुद को बहुत खुश और स्वतंत्र महसूस करती थी। लेकिन राजकुमारी की एक बड़ी कमजोरी भी थी। जैसे ही वो शेर की दहाड़ सुनती, वो बहुत डर जाती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। महारानी कुसुम, महाराज अशोक, राजकुमारी तेजस्विनी और उनकी सखियां राजमहल में एक साथ विराजमान थे। वे आपस में मधुर वार्ता कर रहे थे। महारानी कुसुम मुस्कुराई। वो महाराज अशोक से बोली, हमारी राजकुमारी तेजस्विनी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। वह हर बात को ध्यान से समझती है। राज्य की कोई भी समस्या हो, वह उसे बहुत ही समझदारी से जल्दी हल कर देती है। हमारी राजकुमारी की तरह ऐसी ही सबकी बेटियां हों। महाराज अशोक प्रसन्न हुए। वो बोले, रानी, आप सही कह रही हैं। राजकुमारी तेजस्विनी अब राजकार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी से राज्य की समस्याएं शीघ्र ही हल हो जाती हैं। कुछ देर बाद महारानी कुसुम बोली, अब सभा का समय हो चुका है। चलिए हम सभा में चलते हैं। सभी सभा की ओर चल पड़े। महारानी कुसुम, महाराज अशोक, राजकुमारी तेजस्विनी और उनकी सखियां राजमहल में एक साथ विराजमान थे। वे आपस में मधुर वार्ता कर रहे थे। महारानी कुसुम मुस्कुराई। वो महाराज अशोक से बोली, हमारी राजकुमारी तेजस्विनी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। वह हर बात को ध्यान से समझती है। राज्य की कोई भी समस्या हो, वह उसे बहुत ही समझदारी से जल्दी हल कर देती है। हमारी राजकुमारी की तरह ऐसी ही सबकी बेटियां हों। महाराज अशोक प्रसन्न हुए। वो बोले, रानी, आप सही कह रही हैं। राजकुमारी तेजस्विनी अब राजकार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी से राज्य की समस्याएं शीघ्र ही हल हो जाती हैं। कुछ देर बाद महारानी कुसुम बोली, अब सभा का समय हो चुका है। चलिए हम सभा में चलते हैं। सभी सभा की ओर चल पड़े। दरबार लग चुका था। तभी मंत्री बोले, महाराज, कुछ किसान अपनी समस्या लेकर दरबार में आए हैं। किसानों में से एक किसान आगे आया। वो बोला, महाराज, इस बार वर्षा बहुत कम हुई है। प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी फसल सूख गई है। अब हम अपना जीवन कैसे चलाएं, ये समझ नहीं आ रहा है। कृपया हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। महाराज अशोक बोले, ठीक है, चिंता मत करो।
हम कोई उपाय अवश्य बताएंगे। फिर महाराज अशोक ने राजकुमारी तेजस्विनी से कहा, राजकुमारी, अब आप ही बताइए, इस समस्या का क्या समाधान है? हम इन किसानों की कैसे सहायता करें? राजकुमारी तेजस्विनी, महाराज, यह एक प्राकृतिक आपदा है। अभी के लिए कुछ महीनों तक हम अपने अन्न भंडार से किसानों की सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे के लिए भी सोचना होगा ताकि यह समस्या फिर कभी न हो। हमें जलाशय, तालाब, कुएं और नहर बनवानी होंगी ताकि वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा हो सके, और जब फिर कभी ऐसी स्थिति आए तो किसानों को फसल के लिए पानी मिल सके। मेरी आपसे विनती है महाराज कि आप जल्द से जल्द आदेश दें ताकि सभी लोग मिलकर कुएं, नहर और तालाब बनाने में सहायता करें। तभी हम इस समस्या से हमेशा के लिए बच सकते हैं। राजकुमारी की बात सुनकर दरबार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। किसान भी बहुत खुश हुए। वे बोले, राजकुमारी, आपका हृदय बहुत बड़ा है। आपने केवल 1 वर्ष नहीं बल्कि कई वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया है। सभी किसान प्रसन्न होकर वहां से चले गए। दरबार में भी खुशी का वातावरण छा गया। राजमहल के विशाल दरबार में आज एक भव्य सभा लगी थी। दूर दूर से आए विद्वान दरबार में एकत्रित हो चुके थे। सभी के चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास झलक रहा था, क्योंकि वे राजकुमारी तेजस्विनी से पहेलियां पूछने आए थे। सभा शुरू होते ही एक विद्वान आगे बढ़ा और बोला, राजकुमारी, यदि आप सच में इतनी बुद्धिमान हैं, तो मेरी इस पहेली का उत्तर दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राजकुमारी पर टिक गईं। राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ बोली, पूछिए, मैं तैयार हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती नहीं पर हमें आगे ले जाती है? राजकुमारी मुस्कुराई। वो बोली, समय। पहेली 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना भरते जाओ वो उतनी ही हल्की होती जाती है? राजकुमारी मुस्कुराई। वो बोली, गुब्बारा। पहेली 3, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करती पर दिल को चोट पहुंचाती है? भरोसा। पहेली 4, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा आगे बढ़ती है, कभी पीछे नहीं आती, फिर भी हम उसे देख नहीं सकते? समय। पहेली 5, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही कम दिखाई देती है? अंधेरा। पहेली 6, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास हाथ पैर नहीं है फिर भी वो चलती रहती है? घड़ी। पहेली 7, ऐसी कौन सी राह है जिस पर हर कोई चलता है? कोई तेज चलता है, कोई धीरे चलता है। कभी हंसी मिलती है, कभी दुख मिलता है। शुरुआत सबकी एक जैसी होती है, पर अंत सबका अलग होता है। बताओ, वो क्या है? जीवन। राजकुमारी, मेरी एक पहेली है। एक ऐसा रहस्य बताइए जो 1 से शुरू होता है और 10 पर पूरा होता है, जिसमें जीवन भी छिपा है और ब्रह्मांड भी समाया है। जिसे समझ ले वो सृष्टि का ज्ञान पाले, पर जिसे न समझ आए वो जीवन भर भटकता रहे। बताइए, वो क्या है? इसमें ब्रह्मांड का ज्ञान एक ही परम सत्य है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। दो शक्तियां हैं, सृजन और विनाश। 3 काल है, भूत, वर्तमान और भविष्य। 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 6 ऋतुएं हैं जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है। 7 रंग है जो जीवन में सुंदरता भरते हैं। 8 पहर होते हैं दिन और रात को मिलाकर। 9 ग्रह है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। 10 दिशाएं मानी जाती है, 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर और नीचे। राजकुमारी ने सभी पहेलियों के उत्तर सही दे दिए। सभा में उपस्थित सभी विद्वानों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। सूर नगर में खुशियों का माहौल था।
हर जगह राजकुमारी तेजस्विनी की बुद्धि और समझदारी की चर्चा हो रही थी। लेकिन दूसरी ओर जादूगरनी सुरेखा कुछ खतरनाक योजना बना रही थी। वो अपनी बेटी चित्रा से बोली, चित्रा, अब वो समय आ गया है जिसका हमने पिछले 25 सालों से इंतजार किया है। अब सब कुछ हमारा होगा। हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। हमें इस काम को बहुत जल्द अंजाम देना होगा। आज की रात के बाद कल आने वाली रात में हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। क्या तुम तैयार हो? चित्रा उत्साह से बोली। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। बस ये रात जल्दी से बीत जाए और कल की रात जल्दी आ जाए। आखिरकार वो घड़ी आ ही चुकी थी जिसका चित्रा और सुरेखा 25 सालों से इंतजार कर रहे थे। वो काली रात जो बाकी रातों से भी ज्यादा डरावनी और गहरी थी। तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा और पूरी प्रकृति किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। रुक जाओ, कुछ भयानक होने वाला है। उसी समय महल के दरवाजे पर एक अजीब घटना हुई। राजकुमारी तेजस्विनी की तरह दिखने वाली एक हमशक्ल वहां आ पहुंची। उसे देखकर पहरेदार और महल के लोग चौंक गए। ये कौन है? ये राजकुमारी जैसी क्यों दिख रही है? लेकिन उसके चेहरे और रूप को देखकर सबको लगा कि शायद वही राजकुमारी है। किसी ने उसे नहीं रोका और उसे महल के अंदर जाने दिया गया। वो हमशक्ल धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ती गई। उसी समय असली राजकुमारी तेजस्विनी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। और सबसे हैरानी की बात, राजकुमारी के विश्वास पात्र रक्षक श्याम सुंदर ने भी उसे नहीं रोका। वो हमशक्ल अब सीधे राजकुमारी के कमरे के अंदर पहुंच चुकी थी। जैसे ही उस हमशक्ल ने राजकुमारी तेजस्विनी को देखा, वो खुद भी एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसके सामने वही चेहरा था जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। लेकिन बिना समय गवाए उसे अपना मकसद याद आ गया। वो धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंची और फिर उसने एक भयानक जादू किया। ऐसा जादू जिससे राजकुमारी तेजस्विनी गहरी नींद में चली गई। अब वो तब तक कभी नहीं जागेंगे जब तक उस जादू का तोड़ कोई ना बता दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उस हमशक्ल की नजर पड़ी राजकुमारी के पास रखे एक चमकते हुए कमल के फूल पर। वो कोई साधारण फूल नहीं था, उसमें एक रहस्यमयी शक्ति छिपी थी। हमशक्ल ने बिना देर किए उस कमल के फूल को उठा लिया और चुरा लिया, और फिर वो चुपचाप महल से बाहर निकल गई। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि उस रात महल के अंदर क्या भयानक घटना घट चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। महल में हर कोई अपने अपने काम में लग गया था, लेकिन राजकुमारी तेजस्विनी अभी भी अपने बिस्तर पर सो रही थी। काफी समय बीत गया। फिर भी जब राजकुमारी नहीं उठी तो महाराज अशोक चिंतित हो उठे। महारानी के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। महाराज ने तुरंत राजकुमारी की सखियों से कहा, जाकर देखो राजकुमारी अभी तक क्यों नहीं उठी। वो कभी इतनी देर तक नहीं सोती। सखियां जल्दी से राजकुमारी के कक्ष में पहुंचीं। उन्होंने देखा राजकुमारी अब भी गहरी नींद में सो रही थीं। यह देखकर वे हैरान रह गईं। उन्होंने राजकुमारी को जगाने की बहुत कोशिश की, उन्हें आवाज दी, हिलाया, लेकिन राजकुमारी बिल्कुल नहीं जागी। अब सखियां घबरा गईं। वे तुरंत बाहर भागी और महल में सबको खबर दे दी। राजकुमारी को क्या हो गया है? वो उठ ही नहीं रही हैं। ये खबर सुनते ही पूरे महल में डर और हलचल फैल गई। महाराज और महारानी तुरंत राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा और उनका दिल घबरा उठा। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से राजवैद्य को बुलाया जाए। उसी समय राजकुमारी के रक्षक श्याम सुंदर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही राजकुमारी को देखा, उनका चेहरा भी डर से भर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हुआ कैसे। कुछ ही देर में राजवैद्य महल में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी की नब्ज देखी, आंखें देखी और कुछ देर गंभीर होकर सोचते रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, महाराज, राजकुमारी को कोई बीमारी नहीं है। उन पर किसी शक्तिशाली जादू का प्रभाव हुआ है।
ये सुनकर महाराज अशोक चौंक गए। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या आप इसे ठीक नहीं कर सकते? राजवैद्य ने दुखी होकर सिर झुका लिया। महाराज, इस जादू को केवल वही तोड़ सकता है जिसने ये जादू किया है। हम सामान्य औषधियों से इसे ठीक नहीं कर सकते। क्या आप इसे ठीक नहीं कर सकते? राजवैद्य ने दुखी होकर सिर झुका लिया। हम सामान्य औषधियों से इसे ठीक नहीं कर सकते, महाराज अशोक ने भारी मन से कहा। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बेटी पर यह जादू किसने किया है और किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद राजवैद्य बोले, महाराज, एक उपाय है। दूर एक घने जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु रहते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें अद्भुत ज्ञान और शक्तियां प्राप्त हैं। शायद वही इस रहस्य को समझ सकें और हमारी मदद कर सकें। ये सुनते ही श्याम सुंदर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, महाराज, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं तुरंत उस गुरु से मिलकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। मैं पता लगाकर रहूंगा कि राजकुमारी के साथ ये सब किसने किया है। महाराज अशोक ने उसकी ओर देखा और कहा, जाओ श्याम सुंदर, हमारी बेटी की आशा अब तुम पर ही टिकी है। श्याम सुंदर ने प्रणाम किया और उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमयी गुरु से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार श्याम सुंदर उस घने जंगल में रहने वाले बुद्धिमान ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, शांत वातावरण था और बीच में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। श्याम सुंदर ने तुरंत ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और घबराई हुई आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं सूर्यनगर राज्य से आया हूँ। हमारे राज्य में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। हमारी राजकुमारी तेजस्विनी पर किसी ने जादू कर दिया है। वह गहरी नींद में चली गई हैं और किसी भी तरह जाग नहीं रही। फिर श्याम सुंदर ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे एक रहस्यमयी लड़की, जिसकी शक्ल बिल्कुल राजकुमारी जैसी थी, रात के अंधेरे में राजमहल में घुस आई और राजकुमारी के कक्ष में जाकर उन पर जादू कर दिया। ऋषि सब कुछ ध्यान से सुनते रहे। कुछ देर तक वे शांत बैठे रहे, मानो किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, श्याम सुंदर, जो घटना आज तुम्हें दिखाई दे रही है, उसकी शुरुआत आज नहीं हुई है। श्याम सुंदर हैरान हो गया। गुरुदेव, आपका क्या मतलब है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, ये घटना आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी। तुम्हें तो आज पता चला है, लेकिन उस रात जो हुआ था वही आज इस रूप में सामने आया है। ये सुनकर श्याम सुंदर और भी चिंतित हो गया। 25 साल पहले? लेकिन गुरुदेव, उस रात ऐसा क्या हुआ था? तुम्हारे राज्य के किसी भी व्यक्ति को उस घटना का सच नहीं पता। न ही उन्हें यह मालूम है कि उस रात क्या हुआ था और न ही यह कि आगे क्या होने वाला है। श्याम सुंदर की बेचैनी बढ़ गई। वो तुरंत बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे सब कुछ बताइए। आखिर वो लड़की कौन है जिसने राजकुमारी पर जादू किया, और हम राजकुमारी को कैसे बचा सकते हैं? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम्हें राजकुमारी तेजस्विनी को बचाना है तो तुम्हें 25 साल पहले छिपे हुए उस रहस्य को जानना होगा। और फिर ऋषि ने उस रहस्यमयी घटना की कहानी सुनाना शुरू किया, जिसकी शुरुआत 25 साल पहले हुई थी। गुरुजी ने आगे की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया, सुरेखा बहुत ही लालची और चालाक औरत थी। वो जादू टोना जानती थी और उसी घमंड में एक रात राजमहल में घुस गई। उसने अपने जादू के प्रभाव से सभी पहरेदारों को गहरी नींद में सुला दिया और चुपचाप खजाने की ओर बढ़ने लगी। लेकिन उसे ये सच्चाई नहीं पता थी कि उस खजाने की रक्षा मनसा नागिन कर रही है। जैसे ही सुरेखा ने खजाने को छूने की कोशिश की, मनसा नागिन प्रकट हो गई। उसकी दिव्य शक्तियों के आगे सुरेखा का जादू बिल्कुल बेकार हो गया और वह तुरंत पकड़ी गई। सुरेखा को राजा के सामने पेश किया गया। राजा अशोक ने उसके लालच और धोखे से क्रोधित होकर उसे सजा दी कि वह तुरंत राज्य छोड़कर चली जाए और कभी वापस न आए। उस रात सुरेखा राज्य छोड़कर चली तो गई, लेकिन उसके मन से लालच कभी खत्म नहीं हुआ। वह बस सही समय का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद उसे वह मौका मिल ही गया। गुरुजी कहानी आगे सुना ही रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत अपनी कुटिया से बाहर आई और श्याम सुंदर से बोलने लगी। कमला बहुत दुखी मन से आंसू बहाते हुए श्याम सुंदर से बोली, श्याम सुंदर, वो मैं ही हूँ।
जिसने उस दिन बहुत बड़ा पाप किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसी रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और भयंकर तूफान चल रहा था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रानी कुसुम ने एक नहीं बल्कि 2 बेटियों को जन्म दिया था। दोनों बेटियां एक जैसी दिखती थीं। उनमें कोई अंतर नहीं था। सुरेखा इसी समय का इंतजार कर रही थी। मैं राजमहल में रानी कुसुम की देखभाल करने वाली दाई थी। उस रात सुरेखा ने एक जादू जानने वाले व्यक्ति को भेजा था, जो बिल्कुल उसकी तरह शक्तिशाली था। उसने उस नवजात बच्ची को एक रहस्यमयी तरीके से महल से गायब कर दिया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। कमला रोते हुए आगे बोली, और बाद में वो बच्ची मुझे सौंप दी गई। मैं उसे अपने साथ लेकर सुरेखा के पास चली गई। बदले में सुरेखा ने मुझे बहुत सारा धन दिया। मैं लालच में आ गई थी और मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। कमला जमीन की ओर देखते हुए बोली, लेकिन मुझे इसकी सजा मिल गई। तब से आज तक मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हर समय बेचैनी रहती है। हर पल वही रात याद आती है, वही बच्ची याद आती है। मैं खुद से रोज एक ही सवाल पूछती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ पल रुककर उसने धीरे से कहा, मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सुरेखा ने उस बच्ची का नाम चित्रा रखा था। श्याम सुंदर ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, जादूगरनी चित्रा ने ये सब क्यों किया? उसका उद्देश्य क्या है? क्या महाराज अशोक ने उसे नगर से निकाल दिया इसलिए वो बदला ले रही है, या इसके पीछे कोई और कारण है? गुरुजी कुछ देर शांत रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, श्याम सुंदर, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। वो सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो पूरे सूर्य नगर राज्य पर अधिकार करना चाहती है। श्याम सुंदर आश्चर्य से बोला, लेकिन गुरुजी, ऐसा कैसे संभव है? गुरुजी ने कहा, सूर्य नगर में एक रहस्यमयी खजाना छिपा है। उस खजाने तक कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। सिर्फ सच्चे और नेक दिल वाले लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य नगर के उत्तराधिकारी ही उस खजाने का रास्ता खोल सकते हैं। गुरुजी की बात सुनकर श्याम सुंदर और भी चिंतित हो गया। तो क्या जादूगरनी उस खजाने तक पहुंचने के लिए? गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ श्याम सुंदर, वो एक मासूम बच्ची को अपने पास रखे हुए है। वो बच्ची भोली है, उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। और सबसे बड़ी बात, वही सूर्य नगर की असली उत्तराधिकारी है, क्योंकि राजकुमारी चित्रा उन दोनों जुड़वा बहनों में सबसे बड़ी है। श्याम सुंदर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि जादूगरनी का खेल कितना खतरनाक है। ऋषि ने आगे कहना शुरू किया, लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा छल छिपा हुआ है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, और कौन सा छल? ऋषि बोले, जादूगरनी सुरेखा ने राजकुमारी चित्रा को बचपन से ही झूठी बातें बताकर पाला है। श्याम सुंदर चौंक गया। झूठी बातें? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, सुरेखा ने चित्रा से कहा कि उसकी माँ को सूर्य नगर के राजा ने राज्य से निकाल दिया था। उसने चित्रा को यह विश्वास दिला दिया कि राजा बहुत निर्दयी और क्रूर हैं। उसने चित्रा को बताया कि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करते, बल्कि लोगों पर अत्याचार करते हैं। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, असल में सुरेखा ने ये सब इसलिए कहा ताकि चित्रा के मन में महाराज अशोक के प्रति गहरी नफरत भर सके। श्याम सुंदर अब सब समझने लगा था। ऋषि आगे बोले, चित्रा को ये सच्चाई कभी नहीं पता चली कि महाराज अशोक ही उसके अपने पिता हैं और राजकुमारी तेजस्विनी उसकी सगी जुड़वा बहन है। श्याम सुंदर स्तब्ध रह गया। ऋषि ने कहा, सुरेखा बहुत चालाक है। वो जानती है कि राजकुमारी तेजस्विनी बहुत बुद्धिमान, वीर और तेजस्वी है, और वो ये भी जानती है कि अगर राजकुमारी को कुछ हो गया तो महाराज अशोक अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। ऋषि ने धीरे धीरे कहा, इसीलिए सुरेखा ने राजकुमारी तेजस्विनी पर जादू किया। उसकी योजना ये है कि जब पूरा राजमहल परेशान हो जाएगा, तब वह खुद सामने आएगी और कहेगी कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे पूरा सूर्य नगर राज्य चाहिए।
श्याम सुंदर ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। ऋषि ने कहा, यही उसकी असली चाल है। वो सूर्यनगर का खजाना और पूरा राज्य अपने कब्जे में लेना चाहती है। अब श्याम सुंदर को समझ आ गया था कि ये केवल जादू का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सूर्यनगर राज्य हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकता है। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, श्याम सुंदर, अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर देर हो गई तो जादूगरनी सुरेखा अपनी चाल में सफल हो जाएगी। श्याम सुंदर तुरंत बोले, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? ऋषि ने शांत स्वर में समझाया, तुम्हें तुरंत राजकुमारी चित्रा के पास जाना होगा, लेकिन याद रखना, तुम उनसे तब मिलना जब जादूगरनी सुरेखा उनके पास न हो। तुम्हें चित्रा से एकांत में मिलना होगा। श्याम सुंदर ध्यान से सुन रहे थे। ऋषि ने आगे कहा, फिर तुम उन्हें सारी सच्चाई बताना। ये भी बताना कि वो जिस जीवन को सच मानकर जी रही है वो दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ है। उन्हें बताना कि महाराज अशोक ही उनके पिता हैं और राजकुमारी तेजस्विनी उनकी सगी जुड़वा बहन है। श्याम सुंदर ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य ये कार्य करूंगा। ऋषि ने कहा, एक और बात ध्यान रखना, राजकुमारी चित्रा ही वो व्यक्ति हैं जो जानती हैं कि राजकुमारी तेजस्विनी के ऊपर हुआ जादू कैसे तोड़ा जा सकता है। अगर चित्रा ने मदद कर दी तो राजकुमारी तेजस्विनी को बचाया जा सकता है। ऋषि ने फिर कहा, और तुम्हारे साथ कमला भी जाएगी। श्याम सुंदर ने आश्चर्य से पूछा, कमला? ऋषि बोले, हाँ, क्योंकि कमला ही वह स्त्री है जिसने चित्रा को बचपन में देखा था। अगर वह चित्रा के सामने सच स्वीकार करेगी तो चित्रा को सच्चाई पर विश्वास करने में आसानी होगी। ऋषि ने अंत में कहा, अब देर मत करो श्याम सुंदर, जल्दी जाओ, क्योंकि हर बीतता हुआ पल राजकुमारी तेजस्विनी के जीवन को खतरे में डाल रहा है। श्याम सुंदर ने गुरु को प्रणाम किया और उसी क्षण वो और कमला राजकुमारी चित्रा को सच्चाई बताने के लिए निकल पड़े। श्याम सुंदर और कमला बहुत लंबा रास्ता तय करके आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजकुमारी चित्रा रहती थी। दोनों वहां छिपकर इंतजार करने लगे कि कब जादूगरनी सुरेखा वहां से जाए और उन्हें चित्रा से अकेले में बात करने का अवसर मिले। कुछ समय बाद जादूगरनी सुरेखा किसी काम से वहां से बाहर चली गई। यही सही मौका था। श्याम सुंदर और कमला धीरे धीरे अंदर पहुंचे। जैसे ही चित्रा ने उन्हें देखा, वो बुरी तरह घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? श्याम सुंदर ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत राजकुमारी, हम आपका कोई नुकसान करने नहीं आए हैं। चित्रा हैरान होकर बोली, राजकुमारी, तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, मैं तो जादूगरनी की बेटी हूँ। तभी कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं बेटी, तुम जादूगरनी की बेटी नहीं हो। तुम सूर्यनगर के महाराज अशोक और महारानी कुसुम की बेटी हो। चित्रा स्तब्ध रह गई। कमला रोते हुए बोली, बेटी, 25 साल पहले जो हुआ उसका अपराधी मैं हूँ। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें उस जादूगरनी को सौंप दिया था। मैं लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन उस दिन के बाद से मैं हर पल अपने पाप की सजा भुगत रही हूँ। चित्रा की आंखों में अविश्वास था। वो बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी माँ तो सुरेखा है। तभी श्याम सुंदर आगे बढ़कर बोले, नहीं राजकुमारी, सुरेखा आपकी माँ नहीं है। उसे आपसे कोई प्रेम नहीं है। उसे तो सिर्फ सूर्यनगर का खजाना और पूरा राज्य चाहिए। कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, वो तुम्हें बचपन से झूठ बताती रही है ताकि तुम्हारे मन में महाराज अशोक के प्रति नफरत भर सके। लेकिन सच ये है कि वही तुम्हारे पिता हैं और राजकुमारी तेजस्विनी तुम्हारी सगी जुड़वा बहन है। ये सुनते ही चित्रा बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसका मन जैसे टूट गया हो। वो धीरे धीरे बैठ गई और बोली, तो क्या मैं इतने सालों से एक झूठ में जी रही थी? कमला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटी, और आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने आई हूँ। फिर कमला ने 25 साल पहले की पूरी घटना शुरू से अंत तक चित्रा को बता दी। अब चित्रा के सामने
उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई खड़ी थी। चित्रा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो बहुत दुखी स्वर में बोली, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही परिवार को, अपने ही राज्य की प्रजा को मुसीबत में डाल दिया। मैं कितनी बड़ी भूल में जी रही थी। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मैं अपनी बहन तेजस्विनी को बचाऊंगी। ये सुनते ही श्याम सुंदर उत्साहित होकर बोले, राजकुमारी चित्रा, जल्दी बताइए, क्या उपाय है? हम राजकुमारी को कैसे बचा सकते हैं? चित्रा ने गहरी सांस ली और बोली, एक स्थान है, जंगल के बीचों बीच एक नीला तालाब है। उसका पानी बहुत पवित्र और दिव्य है। उस तालाब के बीचों बीच एक दिव्य कमल खिलता है। उस कमल में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी जादू को तोड़ सकता है। अगर हम उस कमल को लेकर आएं और उससे तेजस्विनी पर किया गया जादू तोड़ें, तो वो तुरंत ठीक हो सकती हैं। श्याम सुंदर की आंखों में आशा की चमक आ गई, लेकिन चित्रा आगे बोली, पर एक समस्या है। उस कमल को सिर्फ मैं ही तोड़ सकती हूँ और कोई नहीं। श्याम सुंदर आश्चर्य से बोले, सिर्फ आप ही क्यों? चित्रा बोली, जादूगरनी सुरेखा हमेशा मुझसे यही कहती थी कि उस तालाब के पास जाना और कमल को तोड़ना सिर्फ मेरे ही बस की बात है। लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कहती थी। श्याम सुंदर मुस्कुराए और बोले, अब समझ आया, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र है राजकुमारी। तुम जो कुछ भी कर रही थी वह अनजाने में कर रही थी। तुम लालची नहीं थी। लालच तो उस जादूगरनी सुरेखा के मन में था। उसने बचपन से तुम्हें झूठ के जाल में फंसा कर रखा, लेकिन तुम्हारा दिल साफ रहा। इसीलिए वो जादुई कमल तुम्हारे हाथों से ही तोड़ा जा सकता है, किसी और के हाथों से नहीं। ये सुनकर चित्रा की आंखों में फिर से आशा की चमक आ गई। वो दृढ़ स्वर में बोली, तो फिर देर किस बात की? चलो, हमें तुरंत उस नीले तालाब तक पहुंचना होगा। और इसी के साथ चित्रा, श्याम सुंदर और कमला तेजस्विनी को बचाने के लिए उस रहस्यमयी नीले तालाब की ओर चल पड़े। श्याम सुंदर, चित्रा और कमला तुरंत उस नीले तालाब की ओर निकल पड़े। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वे उस रहस्यमयी तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था। उसके बीचों बीच एक दिव्य कमल का फूल चमक रहा था, जैसे उसमें कोई अलौकिक शक्ति हो। लेकिन जैसे ही वे वहां से लौटने लगे, तभी अचानक वहां जादूगरनी सुरेखा प्रकट हो गई। वह क्रोध से हंसते हुए बोली, इतने वर्षों की मेरी तपस्या को तुम एक पल में कैसे खत्म कर सकती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो आगे बोली, अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, तो तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। अगर राजकुमारी तेजस्विनी मर गई, तो महाराज अशोक जीते जी टूट जाएंगे और तब पूरा सूर्यनगर राज्य मेरे हाथ में आ जाएगा। ये कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। तभी चित्रा साहस से आगे बढ़ी और बोली, मेरे रहते तुम मेरे परिवार और मेरे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने जो किया वो अनजाने में हुई गलती थी, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल चुका है। पर जादूगरनी ने चित्रा पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन चित्रा के हाथ में दिव्य कमल था। उसकी शक्ति के कारण जादूगरनी का जादू चित्रा पर असर नहीं कर पाया। चित्रा ने कमल की एक पंखुड़ी जादूगरनी की ओर बढ़ाई। जैसे ही दिव्य कमल की शक्ति उस पर पड़ी, जादूगरनी सुरेखा जलकर भस्म हो गई। अब खतरा खत्म हो चुका था। चित्रा, श्याम सुंदर और कमला तुरंत सूर्यनगर लौट आए। चित्रा ने वो दिव्य कमल राजकुमारी तेजस्विनी के पास ले जाकर उनके माथे से स्पर्श कराया। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की उंगलियां हिली। धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गईं। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी बहन को ठीक देखकर चित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतना बड़ा संकट झेलना पड़ा। राजकुमारी तेजस्विनी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, गलती सिर्फ तुमसे नहीं हुई, गलती हम सब से हुई है। हमें जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति पर हम अत्यधिक विश्वास करते हैं
वही कभी-कभी सबसे बड़ा विश्वासघात कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं वो वास्तव में विश्वास के योग्य है या नहीं। इतना सुनकर दाई कमला भी रोने लगी। वो हाथ जोड़कर बोली, मैं अपने पाप की भागीदार हूँ। आप मुझे जो भी सजा दें मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन आज मेरा दिल हल्का हो गया क्योंकि आज सच सामने आ गया। नहीं, अब तुम्हें कोई सजा देने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही काफी है। जो अपनी भूल को समझकर खुद को सुधार ले, उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती है। तेजस्विनी ने चित्रा को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, कितने बरसों बाद आज मेरी जुड़वा बहन मुझसे मिली है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ हुआ वो सब अनजाने में हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। उसी समय राजकुमारी तेजस्विनी की नजर श्याम सुंदर पर पड़ी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, श्याम सुंदर, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की और हर मुश्किल को पार करते हुए चित्रा को हमारे पास लेकर आए। आज हमारा पूरा परिवार फिर से एक हो गया है। तुमसे बेहतर जीवन साथी हमें और कौन मिल सकता है? शिक्षा, झूठ और लालच भले कुछ समय के लिए जीत जाएं, लेकिन अंत में सत्य, साहस और सच्चे प्रेम की ही विजय होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।